सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। कितनी जल्दी देश की हालत अच्छी हो, देश आगे बढ़े, जनता की कठिनाइयां दूर हों, तो कैसे हो सकता था? एक ही तरह से कि देश में धन अधिक पैदा हो। और धन क्या? धन रुपया, पैसा, सोना चांदी धन नहीं है, वो तो व्यापार की चीज़ है। धन तो है जो आप खेती में पैदा करते हैं, जो आप कारखाने में पैदा करें, जो आप कारीगरी में पैदा करें, जो चीज़ काम में आए वो धन है। रुपया पैसा तो व्यापार के काम आता है। जितना अधिक हम पैदा करें अपने खेती से, उतना ही देश का धन बढ़ जाता है सब लोगों का। और फिर इसका प्रबंध करें, जो देश का धन अधिक बढ़ा वो जनता को पहुँचे। ये नहीं कि थोड़े से जेबों में रह जाए, वो बड़े अमीर हो जाएं और बाकी लोग गरीब हों। तो ये बड़ा प्रश्न हमारे सामने था स्वराज आने पर। तो हमने इसका फिर सोचना शुरू किया, क्या करें जिससे धन अधिक पैदा हो। धन पैदा होगा विशेषकर भूमि से, ज़मीन से, खेती से और दूसरे कारखानों से। तो इसके पैदा करने में दो चीज़ें आवश्यक थीं। एक तो भूमि से पैदा करने में पानी आए, नहर का पानी, बड़े बड़े नदियों से लेके नहर का पानी पहुंचाएं, जिससे हम लोग इस बात मोहताज न हो जो वर्षा हो न हो हम पानी ला सकें। एक तो ये, और दूसरे हम बिजली पैदा करें जिससे बड़े बड़े कारखाने बने, बड़े छोटे, और खेती में भी बिजली का काम आए। इस तरह से देश भर में काम बहुत बढ़ जाए और अधिक धन पैदा हो। इसीलिए हमने पंचवर्षीय योजना की। एक पहली, दूसरी, अब तीसरी पंचवर्षीय योजना है। तो उसमें तो बहुत सारी बातें हमें करनी है पंचवर्षीय योजना में, लेकिन सब में पहले खेती का काम करना है। और खेती के लिए हमें प्रबंध करना है नहरें बनाने का, पानी लाने का, और दूसरे बिजली की शक्ति पैदा करनी है नदियों के प्रभाव से। ये दो बड़ा काम हमने उठाया था, और जितना देश में हुआ है ये जहाँ जहाँ, वहाँ उससे बहुत लाभ हुआ है। हमारी नीति क्या रही है? बिल्कुल साफ रही है, यानी कि हम सब मुल्कों से दोस्ती करें, सहयोग करें, लेकिन किसी फौजी अलायंस में न शरीक हों। किसी फौजी समझौता किसी मुल्क से और से न करें, मिलिट्री अलायंस। हम ये जो आजकल के दुनिया के ब्लॉक्स हैं, एक तरफ एक ज़बरदस्त गिरोह मुल्कों का, दूसरे तरफ दूसरा, उसमें शरीक न हो। दोस्ती हम हर एक से करें। दोस्ती का माने ये नहीं है कि हम किसी अपने उसूल को छोड़ दें, हम किसी बात में उनसे दबें या उनसे कोई मदद मिले तो ऐसी शर्त को हम मंजूर करें जिससे हमारी आज़ादी या हक़ फैसला करने का किसी बात में ज़रा भी कम होता है। ये हमारी नीति रही, जिसको नॉन अलाइनमेंट की नीति कहते हैं, नॉन कमिटमेंट की। तो ये रही इस 10 बरस से। और 10 बरस से भी कैसे रही? ये 10 बरस की नहीं है। अगर ज़रा आप पीछे जाइए, कम से कम उस 10 बरस के 20 बरस पहले कांग्रेस के आप रेजोल्यूशन वगैरह देखिए, वो सब इसी तरफ इशारा करते हैं। उस वक्त सवाल आज के तो नहीं थे, लेकिन दिमाग उसी तरफ झुकता था, क्योंकि एक ही तरीका था हिंदुस्तान के बढ़ने का और दुनिया के सवालों का सामना करने का। तो वो उस वक्त था। चुनाचे हम आसानी से, बगैर बहुत गौर भी किए, इस नतीजे पे पहुँचे कि हम इस ढंग से हमारी फॉरेन पॉलिसी चलेगी। पहले लोगों को शकूक हुए और मुल्कों के उस पर, लेकिन हल्के हल्के और मुल्क, और ऐसे मुल्क भी जो हमारे मुखालिफ थे, जो पसंद नहीं करते थे, उन्होंने भी तस्लीम किया कि जो हिंदुस्तान की इसमें पॉलिसी है वो एक तो अमन पसंद है और अमन को, पीस को इससे फ़ायदा होता है, और दूसरे यहाँ तक तस्लीम किया जो हमारे जो मुल्क थे इन फौजी ब्लॉक्स में, कि हाँ ये मुनासिब है कि हिंदुस्तान ऐसी पॉलिसी रखे। खैर वो कैसी पसंद करे न करे, हिंदुस्तान की इज्जत बढ़ी, हिंदुस्तान का असर बढ़ा, हिंदुस्तान की ताकत बढ़ी इस पॉलिसी से, और दोस्ती हर जगह रही।
भरे भरे, इन आँखों का नशा बुरा, चढ़ के ना उतरे, अररररररर है बचना। अब सारी शक्ति हम डालें इस हिंदुस्तान को बनाने में, नया भारत बनाने में, खुशहाल भारत बनाने में, और जिससे सब लोग उठें और भारत की शक्ति बढ़े। इधर हमने ध्यान दिया और बड़े बड़े नक्शे योजनाएं बनाई, उस पर काम किया और कर रहे हैं 10-12 बरस से। मेरा ख्याल है और मैं समझता हूँ आप भी इससे स्वीकृत होंगे कि इस 10-12 बरस में हिंदुस्तान की शक्ल बदली और बदलती जाती है। दोनों जगह हमारे सैकड़ों लाखों गाँव में, किसी कदर शहरों में नए नए शहर बने, हज़ारों नए कारखाने बने, नई योजनाएं हुई। और अगर इधर उधर फिर के आप देखें तो कुछ पहले के मुकाबले में खुशहाली नज़र आती है। बहुत दूर है अभी तक अपने मंजिल से, लेकिन ये बातें हुई, ये तो बातें हुई, लेकिन हमारा ध्यान कुछ एक बुनियादी बातों की तरफ से हट गया। हम समझे कि हम आज़ाद हो गए हैं तो अब आज़ादी हमारी पक्की है और हम गफलत कर सकते हैं और कोई हमारे ऊपर इस आज़ादी पर हमला करने वाला नहीं है। अभी तक हमने सबक नहीं सीखा था पूरी तौर से कि आज़ादी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अपने आप से पक्की रहती है। ये नहीं ख्याल हमें हुआ था कि आज़ादी की खिदमत हमेशा करनी होती है, हर साल दिन और रात करनी होती है, और जिस वक्त गफलत हुई और आँखें उधर से हट जाती हैं उस वक्त वो फिसलने लगती है और ख़तरे आने लगते हैं। हम गफलत में पड़ गए। हमने अपने को एक आलम बरदार बनाया, अमन का, शांति का। दुनिया में शोहरत हुई कि हिंदुस्तान शांति के लिए। ठीक बात थी, हम शांति के लिए थे और अब भी हैं, लेकिन शांति के साथ कमज़ोरी नहीं चलती है, शांति के साथ गफलत नहीं चलती है, शांति के साथ मेहनत चलती है और शक्ति चलती है। तब उसकी हिफाजत हम कर सकते हैं और हमारी आवाज़ की कोई वक़्त हो दुनिया में।
ये बातें असल में एक बड़ी क्रांति करके उलट अपनी समाज में करनी है, इसको उलट पलट करना। कुछ तो हुआ है, कुछ करना है, और ये विचार मन से निकालना है। यही कि कलम चलाना ज़्यादा ऊंचा है फड़ुए चलाने से। कलम चलाना भी बहुत आवश्यक है देश में, इसमें कोई मुझे शक नहीं, लेकिन जो आदमी कलम चलाता है खाली और काम नहीं कर सकता, तो वो पूरी तौर से नहीं बढ़ा है, ना पूरी तौर से पढ़ा लिखा है मेरी राय में। वही आदमी कलम भी ठीक चलाएगा जो हाथ पैर भी चला सकता है, मेरी राय है। अब ऐसी पढ़ाई हमारे तो बहुत लोगों को हुई नहीं है, इसलिए हम अभी तक पूरी तौर से पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारे देश में लोगों को मौका मिले दोनों बातें करने का। दिमाग कुछ बढ़े, बगैर दिमाग के तो होता नहीं, कोई बेवकूफ़ आदमी तो मुल्क को बढ़ाते नहीं। और हाथ पैर चलाना जाने, चाहे हाथ पैर वो खेत पे चलाएं, मशीन पे चलाएं, ज़मीन पर कारखाने में चलाएं, लेकिन हाथ पैर चलाएं। इसलिए आजकल की दुनिया में सब में आवश्यक लोग हल्के हल्के वो होते जाते हैं, वो नहीं जो पहले दुनिया में थे, वो नहीं, बल्कि नए लोग जो सब में आवश्यक हैं। एक मोटी तौर से मैं आपसे कहता हूँ, वो इंजीनियर लोग हैं, वो वैज्ञानिक लोग हैं, साइंटिस्ट हैं। बड़े से बड़ा इंजीनियर को हाथ पैर चलाने पड़ते हैं या चलानी चाहिए, और जिस वक्त वो छोड़ देता है हाथ पैर चलाना, वो ठंडा हो जाता है, उसको जान नहीं रहती उस इंजीनियर में, आदी हो जाती है, दफ्तरी आदमी बाबू हो जाता है। फिर वैज्ञानिक लोग हैं, वो गद्दी में बैठ के काम नहीं कर सकते, उनको हाथ पैर से और दिमाग से, तीनों से काम करना है। कि दुनिया ऐसी है, तो इस विचार को इस देश से निकालना है, उखाड़ना है, उखाड़ के कुचल के ख़त्म कर देना है। जो यहाँ के हाथ पैर चलाने वाले नीच होते हैं, मैनुअल लेबर नीच है, ये भयानक विचार है, गलत है, निकम्मा है, विष से भरा हुआ है, तबाह करने वाला है मुल्क को। बहुत सारे शब्द मैंने आपसे कह दिए कि आपके दिमाग में ये बात धस जाए। अच्छी बात है। तो आपका ये यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यापीठ, मालूम क्या क्या नाम इसके हैं, वो बना, और हिंदुस्तान में जहाँ तक मुझे मालूम है पहला ऐसा बना है, यानी विशेषकर खेती से संबंध रखने वाला। फिर ये प्रश्न आता है कि चलेगा कैसे। मुझे कोई संदेह नहीं कि यहाँ प्रोफेसर अच्छे अच्छे आएंगे, अमेरिका के होंगे, यहाँ के होंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी ये सवाल होता है कि आप उसी तरह से यहाँ काम करेंगे और रहन सहन आपका होगा जैसे कि और जगह और यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में होता है, या कुछ और ढंग होगा। आप भी बड़े बड़े मकान हैं, इमारतें हैं, उसमें जाके कुछ आप लोगों को, आपके प्रोफेसर को और आपके विद्यार्थियों को एक अभिमान हो जाए, गुरूर हो कि हम तो बड़े बड़े मकानों में हम पढ़ा करते हैं, वो बेचारा जो किसान खेत में काम करता है वो तो कोई एक नीच आदमी है, गिरा हुआ आदमी, हम उससे ऊंचे हैं। और यह आपका अगर विचार हुआ तो फिर आपने पढ़ाने वाले और पढ़ने वालों ने इस जगह का पूरा लाभ नहीं उठाया, नहीं बात। अगर इसके कोई माने हैं इस जगह के, तो किसान का कॉलेज है और किसानों के लिए कॉलेज है, बाबू लोग के लिए नहीं है। और वो बाबू लोग यहाँ आ सकते हैं जो किसान होना पसंद करें। सब में बड़ी कदर यहाँ होनी चाहिए, न ब्राह्मण की, न क्षत्रिय की, न किसी की, किसान की सब में बड़ी कदर होनी चाहिए, जो जमीन से पैदा करता है अपने हाथ की मेहनत से। और मैं नहीं पसंद करता कि यहाँ अक्सर स्टैचूज, मूर्तियाँ लगती हैं, लेकिन आप कोई मूर्ति कहीं लगाना चाहें तो भारत के किसान की कहीं लगाइए। मैं मधु हूँ, और आप? जी मैं विजय हूँ, विजय कुमार, BKMBKHLL। क्या मतलब? मतलब बाप का माल बेटा करे हलाल, करोड़ों की जायदाद अकेली औलाद। आपको हमारा शहर कैसा लगा? शहर और शहर वाले दोनों अच्छे हैं, लेकिन यहाँ मच्छर बहुत है। मच्छर? जी हाँ मच्छर। रात कमरे में आया था, लेकिन मैंने उसे काटने का मौका नहीं दिया। क्या लेंगे आप? जो भी आप देना चाहें। आप इस तरह घूर घूर कर क्या देख रहे हैं? मैं तुम्हारी इन झील जैसी गहरी आंखों में खो गया था। तेरे लबों के मुकाबिल गुलाब क्या होगा, तो खुद लाजवाब है, तेरा जवाब क्या होगा। ओके डार्लिंग। थोड़ी देर और बैठिए ना।
नो माय लव फर्ज भी पुकार रहा है। हाँ तो मिस्टर डायमंड थीफ, अब मैं तुम्हारा दिन का चैन और रातों की नींद हराम कर दूंगा। वेलकम। देखा मेरे हाथ कितने लंबे हैं? मैं इसी दिन के इंतजार में था, वरना तुम्हारे चमचम को तो कभी का खत्म कर दिया होता। और अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। आजा 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 महाराजा महाराजा हीरा हो कहे नूर में महाराजा की खून में तू जौहरी बंदी में समा जा आजा आजा महाराजा महाराजा नीली पीली रोशनी में चमकूं मैं ऐसी, काले काले बादलों में बिजली हो जैसे। नीली पीली रोशनी में चमकूं मैं ऐसी, काले काले बादलों में बिजली हो जैसे। नजरों से दिल को चुरा जा, महफिल में हलचल मचा जा आजा आजा महाराजा 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 ढूंढेगा चराग लेके दिल परेशानी, मिलेगी न तुझे ऐसी रेशमी जवानी। ढूंढेगा चराग लेकर दिल परेशानी, मिलेगी न तुझे ऐसी रेशमी जवानी। जुल्फों के साए में आजा, रातों को रंगीन बना जा आजा आजा महाराजा महाराजा हीरा हूँ है नूर में महाराजा की खून में तू जौहरी बंदी में समा जा आजा आजा महाराजा 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 महाराजा। इश्क न माने जन्मों का बंधन, इश्क न माने मजहब कोई। इश्क इश्क तो सब कहते हैं, इश्क करे उसे जाने वही। अरे इश्क ही तोड़े दुनिया की रस में बनाए इश्क वही। इश्क को झूठा कहता है जो, झूठा वो है इश्क नहीं।
इश्क हो गया इश्क मुझे इश्क हो गया इश्क मुझे इश्क हो गया इश्क मुझे इश्क हो गया मुझे इश्क हो गया मुझे इश्क हो गया इश्क 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 गया इश्क इश्क मुझे इश्क हो गया इश्क मुझे इश्क हो गया इश्क इश्क मुझे इश्क हो गया